बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है हमने तीसरा चैप्टर शुरू किया हुआ था सेकंड ईयर केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमने फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह के बारे में पढ़ा था और बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह के बारे में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोग सीरीज़ के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने लगे डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम मुख्तलिफ डिटेक्शन किस तरीके से करते हैं, एलिमेंट की डिटेक्शन के, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद वगैरह। फर्ज करें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें अगर हम ये देखना चाहते हैं कि नाइट्रोजन मौजूद है तो उसके लिए क्या टेस्ट होगा। ऑक्सीजन देखना चाहते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है तो उसके लिए किस तरीके से पता चलेगा कि उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता चल जाए कि अल्कोहल, जैसे फर्ज करें अगर मैं कहता हूँ कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर ये RCOOH कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है तो कार्बोनिल को चेक करने का क्या तरीका है। इसी तरीके से अगर कार्बन को चेक करने का क्या तरीका है किसी भी कंपाउंड में, जैसे कि RCH2OH है तो ये कार्बन किस तरीके से चेक होगी कि इसके अंदर कार्बन मौजूद है। इसी तरीके से अगर हमने चेक करना कि ऑक्सीजन मौजूद है, अल्कोहल है, फर्ज करो अगर हमने, ये बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होता है अगर वो कंपाउंड है हम देखना चाहते हैं कि ये अल्कोहल है या अमीन है तो उससे हमें मुख्तलिफ पता चल जाएगा। RCH2 एक NH2 है और एक OH2 है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है और इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। कोई कंपाउंड है और हमें दे दिया जाता है कि उसके एक के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है और एक अल्कोहल है और दूसरी अमीन है, और हमें नहीं पता कि उसमें से कौन सा अल्कोहल है और कौन सा अमीन है। तो फिर हम टेस्ट परफॉर्म करके क्या करेंगे, ऑक्सीजन वाला टेस्ट परफॉर्म करेंगे, हमें पता चल जाएगा इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। नाइट्रोजन वाला टेस्ट परफॉर्म करेंगे, हमें पता चल जाएगा इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। जैसे फर्ज करें अगर कोई ऐसा टेस्ट है जिससे हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस मालूम होती है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, तो वो जब हम चेक करेंगे उसके साथ हमने फर्ज करो अमीन, इस कंपाउंड के अंदर हमने वो वाला टेस्ट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाला, जिससे ऑक्सीजन की प्रेजेंस पता चलती है, तो वो हमने डाला और हमें उसने रिजल्ट नेगेटिव दिया तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो अल्कोहल नहीं है, तो यानी वो अल्कोहल नहीं हो सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर फर्ज करो हम नाइट्रोजन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो पॉजिटिव आ जाते हैं, हमें पता चल जाएगा कि ये अमीन है, इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। इसी तरीके से सारों से पहला जो टेस्ट है वो है कार्बन और हाइड्रोजन का। तो ये किस तरीके से पता चलता है कि कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है या नहीं। कार्बन हाइड्रोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय हीटिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कॉपर ऑक्साइड इन अ ग्लास टेस्ट ट्यूब। वो कहते हैं आप लोगों ने सारों से पहले एक ग्लास की टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसके अंदर कॉपर ऑक्साइड पड़ा हुआ होगा और आपने उसी के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्मॉल अमाउंट लेनी है और वो आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर सारों से पहले आपने टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कॉपर ऑक्साइड डाली हुई है और उसी के अंदर आप स्मॉल अमाउंट में आप क्या करो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी आपके पास मौजूद है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दो। तो इसे हीट करो। तो फिर क्या होगा, फिर ऑन हीटिंग द मिक्सचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। वो कहते हैं कि जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, क्योंकि कार्बन इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारी बात है कार्बन और हाइड्रोजन तो मौजूद है, ये तो आपको पता है क्योंकि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होती है। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन ये है कि आपने हीट किया तो ये क्या बना देगी, ये इसमें जरी बात है कार्बन भी होगा हाइड्रोजन भी, तो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी तो ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ मिलेगी तो जरी बात है कार्बन ऑक्साइड, ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ मिलेगी तो H2O वाटर, तो ये दो कंपाउंड बन जाएंगे। जो पहला जो टेस्ट है कार्बन और हाइड्रोजन को चेक करने के लिए, कार्बन और हाइड्रोजन टेस्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएंगे। हमने क्या डाला, कॉपर ऑक्साइड डाला। ये बेसिकली नेचुरल प्रोडक्ट्स की, जब प्लांट से जब नेचुरल प्रोडक्ट्स वगैरह की स्टडी की जाती है, अल्कोलॉइड्स, टर्पिनोइड्स, टर्पीन्स, सिट्राज, तो ये जब वगैरह स्टीरॉइड्स वगैरह इनकी स्टडी प्लांट से जब ये निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट जाते हैं, तो उनमें जब अगर हमें नहीं पता कि इस कंपाउंड के कंपोजिशन क्या है, क्योंकि दो किस्म के एनालिसिस होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में ये होता है कि हम ये देखते हैं कि कितनी कितनी मिकदार में जो चीज़ है वो मौजूद है, और क्वालिटेटिव में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में काम आता है चेक करने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ बीच में मौजूद है। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स वगैरह की जब स्टडी की जा रही होती है तो उसमें ये फिर देखा जाता है कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कॉपर ऑक्साइड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन डाली तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास निकल आई, तो ये हमें फिर पता चल जाता है उसके अंदर ये कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस वगैरह में काम आता है नेचुरल प्रोडक्ट्स की स्टडी करने के लिए कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स वगैरह मौजूद है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स द वाटर मिल्की
और दूसरा काम क्या होता है कि ये जो अब कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी है, ये क्या करेगी, वाटर को मिल्की बना देगी, क्योंकि जाहिर बात है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो कार्बोनिक एसिड वगैरह भी बन जाता है। लेकिन इसकी वजह से वो क्या कह रहा है कि ये क्या बना देगी, वाटर को वाटर मिल्की बना देगी, वाटर मिल्की। वैसे तो ये हमने एसिड ड्रेन में पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना देता है, जो कि एसिड ड्रेन का बायस है, जिसकी पीएच वो 7 से कम कर देता है, क्योंकि एसिड की पीएच होती है वो 7 से कम होती है, और न्यूट्रल की पीएच 7 होती है, और बेसिस की पीएच 7 से ज़्यादा होती है। बहरहाल ये वाटर को मिल्की बना देगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, विच प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो ये वाटर का मिल्की होना, ये वाटर की जो मिल्की होना, इससे हमें क्या पता चलेगा कि बीच में कार्बन मौजूद है। कार्बन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वाटर मिल्की हो है, और कार्बन डाइऑक्साइड में हमें पता है कार्बन मौजूद होती है, तो इसकी वजह से हमें कार्बन की रिडक्शन प्रेजेंट होगी। एंड द वाटर वेपर टर्न वाइट एंड हाइड्रोस कॉपर सल्फेट ब्लू। वाइट एंड हाइड्रोस कॉपर सल्फेट, बेसिकली ये कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और व्हाइट को ये किस में कन्वर्ट कर देगी, ब्लू के अंदर। व्हाइट का कलर जब ब्लू में होगा तो तब हमें पता चलेगा कि ये क्या है, ये हाइड्रोजन की वजह से हुआ है, ये हाइड्रोजन ने इससे कन्वर्ट किया कॉपर सल्फेट को। एंड द वाटर वेपर्स टर्न द व्हाइट वेपर विच शो द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सारी बात है, हाइड्रोजन होगी तो तब भी वो वाटर जो होगा वो कॉपर सल्फेट को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करेगा। जो वाटर था बेसिकली, इस वाटर ने इसके साथ रिएक्शन करके उसके व्हाइट कलर को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर दिया, कॉपर सल्फेट क्योंकि व्हाइट है, और उसे वाटर ने ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। और वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन होती है, तो इससे हमें हाइड्रोजन का पता चल जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद है। तो ये दो थे। उसके बाद अगर वैसे इनका रिएक्शन लिखा जाए तो उन्होंने एक तो रिएक्शन में ये लिखा है, आम का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके उसे वाटर को मिल्की बना रही है, जिससे फिर मिल्की की वजह से हमें पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होती है, तो हमें कार्बन का पता चल गया। फिर हमें पता चल गया कॉपर सल्फेट को वाटर वेपर ने ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, व्हाइट को ब्लू में। तो वाटर की वजह से हमें पता चल गया कि वाटर में हाइड्रोजन मौजूद है, और हाइड्रोजन में जो है वो वाटर में हाइड्रोजन मौजूद होती है, और हाइड्रोजन बीच में मौजूद है। कार्बन हाइड्रोजन का इस तरीके से पता चल जाता है। आगे आ जाता है दूसरा टेस्ट, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन का। ये 3 टेस्ट हैं, और एक तो टेस्ट जो हो गया था आपको कार्बन और हाइड्रोजन की तो समझ आ गई होगी कि कार्बन और हाइड्रोजन की डिटेक्शन किस तरीके से होती है। और ये नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह की स्टडी की जाती है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। उसके बाद एनालिटिकल में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब आ जाते हैं सल्फर का और हेलोजन का और नाइट्रोजन का, यानी ये किस तरीके से ये 3 कंपाउंड पता चलते हैं कि किसी भी कंपाउंड में, जैसे कि आपको पता है कि हमने कार्बन सल्फाइड डाइसल्फाइड पढ़ी, उसमें भी पता चल जाएगा कि ये मौजूद है। उसके बाद अगर हेलोजन मौजूद है हमें पता चल जाएगा कि ये अल्काइल हैलाइड कंपाउंड है। और अगर हमें अमीन है कोई कंपाउंड, नाइट्रोजन की प्रेजेंस शो हो जाती है तो हमें पता चल जाएगा कि ये नाइट्रोजन मौजूद है इसके अंदर। तो हमें पता चल जाएगा कि ये अमीन के अंदर नाइट्रोजन की प्रेजेंस शो होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये अमीन इसमें मौजूद है। अब सारों से पहले वो कहता है कि नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन ये तीनों लेजाइन सोल्यूशन यानी सोडियम एक्सट्रैक्ट और लेजाइन सोल्यूशन, इसका नाम है लेजाइन सोल्यूशन। वो कहते हैं सारों से पहले इसे सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो ये डिजाइन सोल्यूशन के सारों से पहले प्रिपेयर करने आप लोगों ने डिजाइन से कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल विद हेल्प ऑफ नाइफ। वो कह रहे हैं सारों से पहले आप सोडियम मेटल लें। और सोडियम मेटल आप लोगों को पता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और ये वाटर के साथ रिएक्शन करके फिर हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देता है और सोडियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। तो ये रिएक्शन कर देता है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा विग्रस रिएक्शन होता है। तो हाथ में नहीं पकड़ना क्योंकि हाथ में भी नमी मौजूद होती है, वाटर थोड़ा सा प्रेजेंट होता है कम मिकदार में, तो सोडियम के लिए वही मिकदार काफ़ी होती है, तो ये नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए आपने नाइफ से, ये सॉफ्ट मेटल होता है, नाइफ से ये कट जाता है, तो ये नाइफ से आपने काटना है। पुट दिस पीस ऑफ सोडियम मेटल इन फ्यूजन ट्यूब। वो मेटल जब आपने काट लिया तो फिर आपने उसको क्या किया, सारे से पहले आपने सोडियम मेटल को काटा, उससे आपने फ्यूजन ट्यूब ली, उसके अंदर डाल दिया, फ्यूजन ट्यूब के अंदर सोडियम मेटल को काट करके। फर्ज करो ये स्मॉल पीसेस हैं या छोट पाउडर फॉर्म में, तो ये आपने फ्यूजन ट्यूब के अंदर, ये फ्यूजन ट्यूब है, इसके अंदर आपने सोडियम मेटल को डाल दिया काट करके नाइफ से। उसके बाद आपने क्या करना है, हीट द फ्यूजन ट्यूब इन द फ्लेम टू मेल्ट सोडियम मेटल। फिर आपने इधर से
ये जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या जब प्रैक्टिकल वगैरह कार्य होते हैं लेबोरेटरी वगैरह में या लैब वगैरह में, तो ये उसमें ये वाला प्रोसेस करना पड़ता है। ये आप लोगों ने ये सोडियम और हैलोजन का डिजाइन सोल्यूशन बनाना पड़ता है आपने। तो सोडियम मेटल को काट करना, फ्यूजन ट्यूब नीचे से आपने हीट देनी है, बंसन बर्नर पड़ा होगा नीचे से आप लोगों ने हीट देनी है, और फिर सोडियम मेटल क्या होगा, सोडियम वाली बात है मेल्ट हो जाएगा हीट करने से, तो ये मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, when sodium metal is melted then add a small amount of powder organic compound into a fusion tube। तो आपने अब ये पहले तो ये मौजूद था बड़ी मकदार में, अब ये मौजूद है लिक्विड फॉर्म में, यानी क्योंकि मेल्ट हो चुका है। फर्ज करो ये मैं कहता हूँ ये सोडियम मौजूद है इस मकदार में, सोडियम, और आपने ऊपर से डाला पाउडर फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें जारी बात है, एक चीज तो आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन तो मौजूद होगी, तो बाकी आपको नहीं पता कि नाइट्रोजन मौजूद है या ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन तो बहरहाल मौजूद होगी। When sodium metal is melted then add small organic compound आपने डाल दिया, then heat the fusion tube again till its bottom become red hot। फिर आपने क्या करना है, इसको दोबारा हीट करना है। ये डालने के बाद आपने दूसरा प्रोसेस करना है, फिर हीट देना है बंसन बनने से, जब तक कि ये नीचे वाली ये रेड हॉट नहीं हो चुकी होती, रेड हॉट। गुजारी बात है उससे ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा हम हीट करने वो तो फिर टूट जाएगी, लेकिन बार रेड हॉट तक आप लोगों ने हीट करना है। और ब्रेक दिस फ्यूजन इन ट्यूब इनटू अ चाइना डिश कंटेनिंग 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिस्टिल वाटर। आपने ये, और लैब में ये वाला प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये करना पड़ता है। ये चाइना डिश पर इस तरह की शेप में चाइना डिश मौजूद होती है, और उसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो डिस्टिल वाटर मौजूद होता है। पर आप लोगों ने डिस्टिल वाटर डालना है, डिस्टिल वाटर। फिर जब ये हो चुकी होगी, फिर आपने इसी आपके पास जो ट्रैप जो स्टेरर होता है, जिसके, या स्टेरर तो नहीं कह सकते, वो जो चमचा होता है जिसके थ्रू आपने वो फ्यूजन ट्यूब को आप लोगों ने पकड़ा होता है स्टैंड से या पिकर से, जो आपने पकड़ा होता है फ्यूजन ट्यूब को। फिर उस जब ये रेड हॉट हो जाती है ये फ्यूजन ट्यूब, फिर इस फ्यूजन ट्यूब को आपने चाइना डिश के अंदर तोड़ देना होता है। आप इसे चाइना डिश को के अंदर तोड़ देंगे तो क्या होगा, मिक्स बॉयल एंड देन फिल्टर अगेन, मिक्स बॉयल एंड देन फिल्टर अगेन। उसके बाद आपने इसको, जब ये चाइना डिश के अंदर आप लोगों ने फ्यूजन ट्यूब को तोड़ दिया, फिर आपने उस स्टिरर से उसको आपस में मिक्स करना है, स्टिरर से या जिस भी चीज़ से आपने चाइना डिश के अंदर उसको मिक्स करना है, और फिर आपने उसकी बॉयल करना है दोबारा उसको। चाइना डिश को भी नीचे आप लोगों ने क्या रखनी है, दोबारा हीट रख देनी है। चाइना डिश के अंदर भी आप लोगों ने हीट रखनी है, बॉयल से करना है, यानी दोबारा इसके अंदर जारी बात है। आप वो फ्यूजन ट्यूब के भी पीसेस मौजूद होंगे, फ्यूजन ट्यूब के भी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मौजूद होगा, सोडियम मेटल भी मौजूद होगा, ये सारी चीज़ें, और डिस्टिल वाटर भी मौजूद होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर यानी कितनी चीज़ें मौजूद हैं, एक तो जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, दूसरी चीज़ सोडियम मेटल मौजूद है, तीसरी चीज़ डिस्टिल वाटर मौजूद है, चौथी चीज़ आप लोगों का ये मौजूद है फ्यूजन ट्यूब मौजूद है पीसेस में, फ्यूजन ट्यूब। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसके बाद उसकी फिल्ट्रेशन कर लेनी है। फिल्टर पेपर रखना है इधर, फिल्टर पेपर। जब आप फिल्ट्रेशन करेंगे तो फ्यूजन ट्यूब जो होगी वो तो रह जाएगी ऊपर। उसके बाद क्या होगा, the filtrate obtained is called design solution of sodium oxide। Divide this filtrate into 3 portions and test the presence of nitrogen, sulfur and halogen। उसके बाद आप लोगों के पास जो बच जाएगा सोल्यूशन, जो सोल्यूशन आप लोगों के पास बच जाएगा, उसको कहा जाता, जो सोल्यूशन आप लोगों के पास बच जाएगा वो होगा डिजाइन सोल्यूशन। ये डिजाइन सोल्यूशन की अभी तक हुई है प्रिपरेशन। अब इसी डिजाइन सोल्यूशन से हम तीनों की प्रेजेंस शो करेंगे। अब मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सारों से पहले आप लोगों ने फ्यूजन ट्यूब लेनी है। फ्यूजन ट्यूब के अंदर आपने सोडियम मेटल को कट करके उसके अंदर डालना है और उसको आप लोगों ने हीट कर देना है, वो मेल्ट हो जाएगा सोडियम मेटल। जब वो मेल्ट हो जाएगा फिर आप लोगों ने उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देना पाउडर फॉर्म में, दोबारा उसको हीट करना है, दोबारा हीट करना है जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाता। जब रेड हॉट हो जाएगा फिर आपने चाइना डिश लेनी है, उसके अंदर डिस्टिल वाटर डालना है 20 सेंटीमीटर क्यूब, उसके अंदर आप लोगों ने फ्यूजन ट्यूब ब्रेक कर देनी है, उसको दोबारा स्टिर करना है ताकि वो दोबारा स्मॉल पीसेस में या सोल्यूशन फॉर्म में चली जाए, और बॉयल करना है उसको। और दोबारा आपने चाइना फिल्टर पेपर लेना है और बीकर रखना है, बीकर के ऊपर आपने फिल्टर पेपर रखना है और आपने ऊपर से चाइना डिश का यानी डाल देनी है। जब तक आप चाइना डिश डाल देंगे तो फिर क्या होगा, जो सोल्यूशन बच जाएगा नीचे वो होगा लिजाइन सोल्यूशन आप लोगों के पास आ जाएगा उसमें। अब उस लिजाइन सोल्यूशन से आप लोगों ने वो टेस्ट करनी है, नाइट्रोजन की भी, सल्फर की भी और हेलोजन की भी। तो वो किस तरीके से टेस्ट करनी है, अलग-अलग सारों से पहले आ जाता है नाइट्रोजन का टेस्ट।
नाइट्रोजन प्लस सल्फर इज सोडियम सल्फाइड। यानी ये इन्होंने एक रिएक्शन दिए में मुख्तलिफ 3 किस्म के रिएक्शन। ये तो होप के डिज़ाइन सोल्यूशन की प्रिपरेशन आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डिज़ाइन सोल्यूशन किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो पहले इन्होंने एक रिएक्शन दिया है सोडियम प्लस, जब सोडियम सल्फर से मिलेगा तो सोडियम सल्फाइड बना देगा। इसी तरीके से जब सोडियम नाइट्रोजन प्लस कार्बन प्लस सल्फर, तो ये जब तीनों इकट्ठे होंगे तो NaSCN ये बना देंगे सोडियम थायोसाइनाइड इसे कहा जाता है। जब S भी मिल जाए तो ये वैसे होता है साइनाइड, लेकिन जब S मिल जाए तो सोडियम थायोसाइनाइड सल्फर की वजह से। और सोडियम अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर सिर्फ हैलोजन मौजूद हुई, सिर्फ हैलोजन, तो वो जाहिर बात है NaCl बना देगा। और किसी कंपाउंड के अंदर सिर्फ सल्फर मौजूद हुई तो सोडियम प्लस सल्फर सोडियम सल्फाइड बना देगा। लेकिन अगर किसी कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद हुई और सल्फर भी, तो वो सोडियम थायोसाइनाइड बना देगा। अब वो कहते हैं कि नाइट्रोजन टेस्ट किस तरीके से करेंगे। टू 1 पोर्शन ऑफ लेजाइन फिल्ट्रेट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH इज एडेड टू मेक इट अल्कलाइन। तो पहला चीज पढ़ लेते हैं कि सारों से पहले आपने ये जो लेजाइन सोल्यूशन हमारे पास बन गया था, ये फर्ज कर मैं कहता हूँ इसके अंदर लेजाइन सोल्यूशन पड़ा है, लेजाइन सोल्यूशन। तो उसके अंदर आपने क्या डालना है, टू अ पोर्शन ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH इज एडेड। आप लोगों ने फ्यू ड्रॉप्स NaOH के अंदर, इसी लेजाइन सोल्यूशन के अंदर आप लोगों ने NaOH के ड्रॉप डाल देने टू मेक इट अल्कलाइन। तो वो क्या होगा, अल्कलाइन बन जाएगा। देन फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट इज एडेड। एक तो काम ये करना है, दोबारा क्या डालना है, आयरन सल्फेट डालना है, FeSO4 आयरन सल्फेट आपने डालना है दूसरे नंबर पर। पहली चीज आपने डिजाइन सोल्यूशन जो आपने पिछले तरीके से बनाई थी, आप जारी बात डिजाइन सोल्यूशन में आप लोगों को पता है कि सोडियम भी मौजूद है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह भी मौजूद है। आपने NaOH डाली, NaOH आपको पता है बेसिक होता है, अल्कली होता है, इसकी pH 7 से ज्यादा होगी, वो क्या करेगी, सोल्यूशन को अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद आपने आयरन सल्फेट डालना है सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन फॉर्म में होगा आयरन सल्फेट जो होगा। उसके बाद द सोल्यूशन इज बॉइल्ड एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयरन क्लोराइड एंड HCl आर एडेड टू इट। अब क्या करना है आप लोगों ने, इसको करना है बॉयल। पहला काम तो ये होगा। फिर आपने क्या करना है, इसको बॉयल कर देते हैं। इसकी बॉयलिंग जब आपने की है नीचे से, यानी आपने जारी बात है हीट दी है, तो क्या कहते हैं हीट दी है, तो आपने उसके बाद क्या डालना है। अब इसके अंदर जारी बात है 3 चीजें मौजूद हैं, डिजाइन सोल्यूशन भी मौजूद है, दूसरी चीज आपके पास NaOH मौजूद है, तीसरी चीज आयरन सल्फेट मौजूद है। अब आपने ऊपर से तीसरी और चौथी चीज और डाल देनी है। यानी ये मैं ऐसे तीसरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस डिजाइन सोल्यूशन के बाद हमने पहली चीज NaOH डाली, दूसरी चीज आयरन सल्फेट डाली, तो वो ये NaOH और आयरन सल्फेट। इसलिए मैंने अब इसको मैं 4 नहीं लिख रहा हूँ, मैं तीसरी चौथी चीज इसलिए लिख रहा हूँ, यानी NaOH और आयरन सल्फेट के बाद फिर हमने FeCl3 आयरन क्लोराइड डाली, आयरन क्लोराइड, और उसके बाद हमने डाली HCl यानी एसिड, जो कि एसिड होता है। तो ये चौथी चीज हमने डाली। तब जैसे कि आप लोगों को पता है हमने सारों से पहले NaOH डाला था, ये बेसिक था। HCl डाल के वो उसे न्यूट्रल में कन्वर्ट कर देगा, NaCl और वाटर बना देगा। यानी NaOH डालने का उसे सोल्यूशन को उसने खराब नहीं किया, यानी इसने जो बेसिक किया था, अब इस एसिड ने उसे एज अ बफर सोल्यूशन के तौर पर इस एसिड ने उसे दोबारा कन्वर्ट कर दिया न्यूट्रल में। तो बहरहाल द अपीयरेंस ऑफ ब्लूइश कलर और ग्रीनिश ब्लू, पर्शियन ब्लू कलर और प्रेसिपिटेट प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। अगर इसका सोल्यूशन जैसे हमने ये डाला है और ये अगर हो गया ब्लू कलर में, ये जो सोल्यूशन है ब्लू या पर्शियन ब्लू, जिसे फिरोजा रंग कहा जाता है या टर्टवाइज ब्लू कहा जाता है, ग्रीनिश ब्लू जिसे कहा जाता है, पर्शियन ब्लू वो वाला कलर अगर आ गया तो इसका मतलब है नाइट्रोजन बीच में मौजूद है, नाइट्रोजन की प्रेजेंस शो हो जाती है। अब नाइट्रोजन जब मौजूद है तो इसका मतलब है या तो फिर वो अमीन होगा या हो सकता है वो साइनाइड हो, हमें फंक्शनल ग्रुप इनके पता चल जाते हैं। यानी इसका मतलब है ये अमीन की क्लास है या साइनाइड की क्लास है या थायोसाइनाइड से बिलोंग करता होगा। बार ये एक तो चीज हमें पता चलती है कि नाइट्रोजन बार में मौजूद होगी, एक तो ये शो होगी। उसके बाद इफ द ब्लड कलर इज प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ प्रूशियन ब्लू कलर then it proves that nitrogen and sulfur both are present। ये तो चीज थी सिर्फ नाइट्रोजन के लिए अगर ब्लू, लेकिन वो कहता है अगर इसी के अंदर अगर वो रेड कलर शो कर देते हैं, ब्लड रेड कलर
तो इसका मतलब है सल्फर प्लस नाइट्रोजन ये दोनों मौजूद है। अगर उसने सिर्फ सल्फर शो किया तो हो सकता है ये प्रूशियन ब्लू बनेगा, सिर्फ ये नाइट्रोजन की प्रेजेंस, जो कि प्रूशियन ब्लू और ये आयरन साइनाइड का बता रहे हैं। लेकिन अगर उसने ब्लड रेड कलर शो कर दिया, यानी सल्फर भी शो किया और नाइट्रोजन भी शो, इसका मतलब है सल्फर नाइट्रोजन दोनों मौजूद है। अगर ब्लड रेड कलर आ गया, प्रूशियन ब्लू ना आया तो अब ये दोनों सल्फर की भी प्रेजेंस होगी, नाइट्रोजन की भी। तो अब आ जाता है ब्लड रेड प्रेसिपिटेट। उसके बाद आगे आ जाता है सल्फर का टेस्ट। ये होप कि आपको ये तो समझ आ गया होगा। द सेकंड पोर्शन ऑफ लिजाइन फिल्ट्रेट इज एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड। ये जो चीज थी इसके लिए सल्फर और नाइट्रोजन के लिए, अब यही लिजाइन सोल्यूशन है एक और जिसके अंदर NaOH नहीं डला हुआ। अब हम चेक करने लगे हैं प्रेजेंस किसकी, अब हम पढ़ने लगे हैं सल्फर की सल्फर टेस्ट। सल्फर का टेस्ट जिससे पता चल जाए कि सल्फर इसके अंदर मौजूद है। तो सल्फर में आप लोगों ने पढ़ी है सल्फोक्साइड, सल्फोन, कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, फिर आपने पढ़ा कार्बन डाइसल्फाइड जो हो, उसके बाद फिर आपने पढ़ा थायोसाइनाइड अगर हो, यानी SCN वगैरह, ये सारी की सारी चीजें फिर आप लोगों को पता है कि ये सल्फर की में आ जाती हैं। ये हमें पता चल जाएगा कि इस फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े ना, एक हमने पढ़ा था सल्फोक्साइड, एक सल्फोन, एक कार्बन डाइसल्फाइड, एक थायोसाइनाइड, तो इनसे हमें पता चल जाएगा ये इस क्लास से बिलोंग करता है अगर सल्फर शो होगा। सेकंड पोजीशन ऑफ लिजाइन फिल्ट्रेट इज एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड। अब ये हमारे पास लिजाइन सोल्यूशन था। लिजाइन में आप लोगों को पता है वही चीज दोबारा सोडियम भी मौजूद है, मेटल, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मौजूद है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हमारे पास डिस्टिल वाटर भी मौजूद है और फ्यूजन डिस्टिल वाटर मौजूद है। ये तीन चीजें मौजूद है। अब इसी के लिजाइन सोल्यूशन के अंदर ही हमने क्या किया, एसिटिक एसिड डाला, एसिटिक एसिड जिसे सिरका कहा जाता है, विनेगर CH3COOH, ये हमने डाल दिया CH3COOH। फिर एंड बॉयल टू एक्सपेल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और इसे क्या किया हमने बॉयल किया, पहले भी बॉयल किया था। तो ये क्या करेगा, इधर से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एक्सपेल करेगा, H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, क्योंकि इसके अंदर सल्फर मौजूद होगा और हमने डाला क्या H, और हाइड्रोजन ने सल्फर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस कर दिया। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस करेगा एंड बॉयल टू एक्सपेल व्हिच टर्न द लेड एसीटेट पेपर ब्लैक, और ये लेड एसीटेट पेपर को ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बेसिकली हो सकता है कि हमने लेड एसीटेट पेपर को, ये क्या करेगा, ये जो निकल गया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस व्हिच टर्न द लेड एसीटेट पेपर ब्लैक, और हमें पता किस तरह चलेगा कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ही निकली है या कोई और गैस निकली है, क्योंकि जब हम मुख्तलिफ रिएक्शन कर रहे होते हैं तो हमें तो नहीं पता कि एक गैस निकली है या कई गैसेस निकली हैं, तो ये गैस निकली है, हो सकता है कोई और गैस हो। तो ये वाली इस गैस का हमें पता ये चलेगा कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ही है। इस गैस को जब गुजारा जाएगा लेड एसीटेट पेपर से, लेड एसीटेट यानी लेड एसीटेट PbCH3COO CH3COO लेड एसीटेट COOPb, लेड एसीटेट CH3COO या CH3 लेड एसीटेट CaPb, सोडियम एसीटेट या लेड एसीटेट, ये हो सकता है 2 हो तब जाके बैलेंस होगा। पर ये लेड एसीटेट या फिर लेड एसीटेट पेपर को ये क्या करेगी, ब्लैक में कन्वर्ट कर देगी, सोडियम एसीटेट प्लस लेड। ये लेड एसीटेट को क्या करेगी, पेपर ब्लैक, इसको ये ब्लैक में कन्वर्ट कर देगी, पेपर को ये ब्लैक कर देगी जब लेड एसीटेट से गुजरेगी। तो उसके बाद दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड, तो फिर हमें इसको पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड में सल्फर मौजूद था, सल्फर की प्रेजेंस होगी। यानी हमने लिजाइन सोल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड डाला, उसको बॉयल किया तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकली, और गैसेस हमें किस तरह पता चलेगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ही निकली है, जब हम उसे लेड एसीटेट के सामने रखेंगे तो वो उस पेपर को, ये लेड एसीटेट पेपर होगा, पेपर टाइप होगा, पेपर को वो ब्लैक रंग में कन्वर्ट कर देगा, ब्लैक कलर में, हमें पता चल जाएगा इसके अंदर सल्फर मौजूद था। तो अब आगे आ जाता है हैलोजन का टेस्ट, थर्ड पोर्शन ऑफ लिजाइन सोल्यूशन। अब इसी लिजाइन सोल्यूशन, एक और लिजाइन सोल्यूशन जो हमने लिजाइन सोल्यूशन बनाया है वही जिसके अंदर सोडियम मौजूद है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और डिस्टिल्ड वाटर मौजूद है।
तो उसके अंदर बॉयल नाइट्रिक एसिड, उसके अंदर हमने पहले एसिटिक एसिड डाल रहा था सल्फर के लिए, नाइट्रोजन के लिए हम क्या करें, नाइट्रोजन टेस्ट के लिए हम नाइट्रिक एसिड डालेंगे HNO3, नाइट्रिक एसिड कहा जाता है HNO3 को, वो डालेंगे टू एक्सपेल द साइनाइड आयन। ये क्या करेगा, जिस तरह इसने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को एक्सपेल किया था, ये निकाल देगा साइनाइड आयन को निकाल देगा एंड सल्फाइड आयंस and expel the cyanide and sulfide ions and silver nitrate solution is added. Expel cyanide and sulfide ions and silver nitrates are added. Solution is added. इसमें आप क्या होगा, ये चीज तो निकल जाएगी, हम फिर क्या करेंगे, डालेंगे क्या चीज, दो चीजें डालेंगे, एक सल्फाइड आयंस, साइनाइड आयंस, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड, सल्फाइड आयंस, और ये क्या करेगा, सल्फाइड आयंस को भी एक्सपेल करेगा। हमने बार क्या डाला, सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड। ये हमने डाला, साइनाइड आयन और सल्फाइड आयन निकले थे और डाली हमने क्या चीज, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट शो द प्रेजेंस ऑफ हैलोजेंस। इधर हमारे पास क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, प्रेसिपिटेट्स वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, वो हमें फिर शो करेंगे कि हैलोजेंस इसके अंदर मौजूद है, यानी क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन ये मौजूद है बीच में, इन्हें एक्स कहा जाता है। तो ये प्रेसिपिटेट में हैलोजन डाल देंगे, वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन अमोनियम डाइऑक्साइड। सो अब हमें मुख्तलिफ हैलोजन हैं। सारों से पहले हमने क्या किया, जैसे कि हमने सर्वर टेस्ट में पढ़ा था कि डिजाइन सोल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड डाला, उसको बॉयल किया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल गई, और हमें किस तरह, हमने लेड एसिटेट पेपर उसके सामने रखा था, वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, हमें पता चला कि सल्फर मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, डिजाइन सोल्यूशन के अंदर हमने नाइट्रिक एसिड डाला तो उसने साइनाइड आयंस निकाल दिए, एक्सपेल किए। फिर हमने क्या करा, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन उसी के अंदर डाला। अब इसके अंदर क्योंकि हम नाइट्रोजन टेस्ट की शो हैलोजन की प्रेजेंस शो देख रहे हैं, हैलोजन टेस्ट, हैलोजन का हम टेस्ट कर रहे हैं, हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, इनको हैलोजन कहा जाता है, इनकी टेस्ट। इसका मतलब है इसमें दरमियान में क्लोरीन वगैरह मौजूद होंगे, सारी बात है, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन मौजूद होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने तो डिजाइन सोल्यूशन में तो हमारे पास ऑलरेडी पता है ना, हमें डिजाइन सोल्यूशन में जब हमने प्रिपेयर किया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, सोडियम मेटल मौजूद है और डिस्टिल वाटर मौजूद है। तो हमने नाइट्रिक एसिड डाला, बीच में से फिर क्या निकल गया, साइनाइड आयन निकल गया। साइनाइड आयन सेपरेट हो गया क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारी बात है कार्बन मौजूद है, तो उस कार्बन ने इस नाइट्रिक एसिड के नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन किया बेसिकली, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कार्बन भी मौजूद है और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तो मौजूद है, लेकिन हम इसी की प्रेजेंस देख रहे हैं। कार्बन ने नाइट्रिक एसिड के जो कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसने इस कार्बन के नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड के नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके साइनाइड शो कर दिया। क्योंकि सवाल पैदा होता है ना कि हमने डाला तो था ही नहीं, साइनाइड तो डाला ही नहीं था, साइनाइड किस तरह निकल गया, तो वो इसी तरीके से निकला क्योंकि नाइट्रिक एसिड का नाइट्रोजन था, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन था, वो आपस में रिएक्शन करके उन्होंने साइनाइड बनाया, तो वो बाहर निकल गया। फिर हमने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डाला और दरमियान में मौजूद है सिल्वर क्लोराइड। तो आपको पता है जब सिल्वर नाइट्रेट डाला है और दरमियान में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन मौजूद है तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और सिल्वर क्लोराइड जो होगा उसके जो प्रेसिपिटेट हैं वो होंगे इन द वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अगर ये प्रेसिपिटेट बनते हैं वाइट, इनके अगर वाइट है और उसके अंदर हमने क्या डाला, उसके अंदर हमने डाल दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, शो द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्लोरीन के मौजूद है अगर वाइट प्रेसिपिटेट हुए तो। यानी जब हमने साइनाइड निकला और हमने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डाला तो वाइट प्रेसिपिटेट बने, और वाइट प्रेसिपिटेट है और उनके अंदर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो वो सॉल्युबल हो गया, तो वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल है, तो वो सॉल्युबल हो गया। जो प्रेसिपिटेट थे, प्रेसिपिटेट यानी डिजॉल्व हो गए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्लोरीन है। तो वो क्यों, क्योंकि क्लोरीन जब मैं इसी के ऊपर आप लिख देता हूँ सल्फर वाला हो गया, क्योंकि क्लोरीन जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनियम क्लोराइड बना देगा, तो इसलिए वो डिजॉल्व हो जाता है। इसीलिए ये क्लोरीन की प्रेजेंस के लिए जब क्लोरीन प्रेसिपिटेट बने हैं सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि जो प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड के थे उसमें हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो वो अमोनियम क्लोराइड उसने बना दिए, अमोनियम क्लोराइड और प्लस सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना देगा, या क्या पता कोई और चीज बना ले, लेकिन या हो सकता है ये बेसिकली ये रिएक्शन भारत कर जाते हैं, और ये भी हो सकता है ज्यादातर ये चांस है कि अमोनियम क्लोराइड बनेगा और सिल्वर हाइड्रोक्साइड ये सॉल्युबल हो जाएगा। उसके बाद
आगे आ जाता है पेल येलो प्रेसिपिटेट पार्शली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अगर ये वाले प्रेसिपिटेट जो थे, ये वाले प्रेसिपिटेट अगर हुए, ये हमने बात की थी, ये प्रेसिपिटेट अगर क्लोरीन के हुए वाइट, और अगर ये प्रेसिपिटेट अगर हमें पता चल जाएगा कि ये क्लोरीन के, और ये प्रेसिपिटेट अगर हुए पेल येलो, अगर इनका कलर वाइट ना हुआ, पेल येलो हुआ, पेल येलो यानी येलोइश रंग हुआ, और सॉल्युबल, वही बात कि ये सिल्वर ब्रोमाइड होंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो और अमोनियम ब्रोमाइड बना देंगे और AgOH वगैरह बना देंगे। तो ये ब्रोमीन की प्रेजेंस शो करते हैं, ब्रोमीन की प्रेजेंस, ब्रोमीन प्रेजेंस पता चल जाती है। एंड डीप येलो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सॉल्युबल होंगे लेकिन पार्शली सॉल्युबल होंगे, पार्शली सॉल्युबल। ये फुल डिजॉल्व हो जाएंगे, फुल सॉल्युबल डिजॉल्व हो जाएंगे, ये पार्शली सॉल्युबल होंगे। उसके बाद अगर ये वाले जो प्रेसिपिटेट थे ये फुल येलो हुए, डार्क येलो, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर ये डिजॉल्व ना हुए, नॉट डिजॉल्व, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये आयोडीन के हैं। यानी दोबारा पढ़ लेते हैं हेलोजन के टेस्ट को। निट्रिक हमने डिजाइन सोल्यूशन लिया, उसके अंदर निट्रिक एसिड डाला, साइनाइड निकल गया, सिल्वर नाइट्रेट हमने ऐड किया और प्रेसिपिटेट बनते हैं अगर हमारे पास वाइट, तो इसका मतलब है वो क्लोरीन के हैं क्योंकि वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सॉल्युबल होंगे। और अगर हमारे पास प्रेसिपिटेट बनते हैं पेल येलो और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम ऐड करते हैं तो वो डिजॉल्व नहीं होते, पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, तो वो ब्रोमीन की प्रेजेंस शो करते हैं। और अगर वही डार्क येलो प्रेसिपिटेट है और वो डिजॉल्व भी नहीं होते अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो वो आयोडीन की प्रेजेंस को शो करते हैं। अब ये तो चीज थी हमने हेलोजन के टेस्ट पढ़े। अब तीसरा टेस्ट जो आ जाता है वो आता है ऑक्सीजन का। पता किस तरह चलेगा कि इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, और ऑक्सीजन को देखने के लिए हमें पता है कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस को देखना हो तो वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमने किसी भी कंपाउंड के अंदर देखना है कि अल्कोहल मौजूद है या नहीं, तो हमें इससे अल्कोहल के बारे में पता चल जाएगा कि अल्कोहल मौजूद है इसके अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद होता है, ईथर के अंदर भी मौजूद है, अल्कोहल के अंदर भी मौजूद है, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी मौजूद है, RCOOR, एस्टर के अंदर भी मौजूद है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के फिर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस एक बार शो हो जाएगी, फिर उसके बाद अगर हमने देखना होगा कि ये ऑक्सीजन किसका है, ईथर का है या अल्कोहल का है या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लिए फिर हम फर्दर वो टेस्ट अप्लाई करेंगे जो हमें एस्टर और ईथर और कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए होते हैं। लेकिन पहले हम सारों से पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस को जब देखेंगे तो वो कहता है कि देयर इज नो कंक्लूसिव टेस्ट फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को चेक करने के लिए हमारे पास कोई टेस्ट नहीं है, दो इट्स प्रेजेंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑफन इन्फर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड है वो तीन उसने दिए हैं कि इसके थ्रू पता चल जाता है कि ऑक्सीजन बीच में मौजूद है या नहीं। द सब्सटेंस इज हीटेड अलोन इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब प्रेफरेबली इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। वो कहते हैं जो सब्सटेंस होगा, फर्ज करो मैं कहता हूँ वो सब्सटेंस हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला है, ऑक्सीजन टेस्ट, ये वही बात है नाइट्रोजन। जब नेचुरल प्रोडक्ट हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ये वाले इनकी कंपाउंड की बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होता है इन टेस्ट वगैरह का देखने के लिए कि इसके अंदर नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, उनकी टोटल सिंथेसिस वगैरह क्योंकि करनी होती है, आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन वगैरह करनी होती है। तो ये सब्सटेंस है, इसको नाइट्रोजन की इन्वायरमेंट में, नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, हीट नीचे से बंसन बर्नर से हीट देनी है, नाइट्रोजन इन्वायरमेंट हो, लेकिन ऐसा इन्वायरमेंट जो नाइट्रोजन जिसमें मौजूद हो। प्रेफरेबली इन एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑन कूलर अलोंग ड्राई टेस्ट ट्यूब, ड्राई टेस्ट ट्यूब यानी ये टेस्ट ट्यूब इसके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपने खुश करके ड्राई करके उसके अंदर सब्सटेंस डालना है, उसको हीट करना है नाइट्रोजन की इन्वायरमेंट में। और फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन कूलर पार्ट्स ऑफ ट्यूब। जो कूलर नीचे तो जारी बात है क्योंकि हीट है तो ये तो कूलर पार्ट इसका नहीं होगा, लेकिन जो इसके कूलर पार्ट्स हैं, फर्ज करो मैं कहता हूँ ऊपर वाले जो हिस्से जो कूलर पार्ट्स है उधर क्या होगा, वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, ड्रॉपलेट्स। तो हमें पता चल जाएगा उसमें ऑक्सीजन मौजूद है। droplets on cooler parts of test tube obviously show the presence of oxygen. The negative result, however, does not show the absence of oxygen. वो कहते हैं कि ये अगर हो जाए तो इसका मतलब है ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन अगर ना हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं है।
ना हो तो फिर भी ऑक्सीजन मौजूद होगी। ये यानी अब पक्का टेस्ट नहीं है, ये कभी कभी बात का पॉजिटिव दे देता है, कभी कभी नेगेटिव दे देता है, क्योंकि असल टेस्ट तब होता है ना जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस का, सही टेस्ट तब ये होता है 100% जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टेस्ट होता है, टेस्ट पॉजिटिव होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो जारी बात है होता है। लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये टेस्ट ना होता, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो कहते हैं कि जब ये ना हो, फर्ज करो ये टेस्ट नेगेटिव आ जाए, तो ये इसका यही मतलब है ना कि ऑक्सीजन एब्सेंस होनी चाहिए थी। लेकिन वो कहते हैं जरूरी नहीं है कि ये जब नेगेटिव हो तो ऑक्सीजन एब्सेंट हो, ऑक्सीजन हो सकता है फिर भी प्रेजेंट हो, यानी ये पक्का टेस्ट नहीं है, ये वैसे आम सिंपल टेस्ट है, ये गलत भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड मेथड वो कहते हैं कि इज द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वेरियस ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप सच एज हाइड्रोक्सिल इफ एनी ऑफ दिस इज डायरेक्टली द प्रेजेंस ऑफ कंफर्म। तो वो कहता है कि दूसरा तरीका यही है, पहला तरीका तो ये वाला है जो कि आप लोगों को पता है जो कि गलत है, इतना सही नहीं है। दूसरा वो कहता है कि दूसरा तरीका ये है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड के जो प्रेजेंस मौजूदगी के जो टेस्ट हैं, जैसे मैंने आपको बताया अल्कोहल के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल डाल दो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो हमारे पास एस्टर बन जाए और वाटर बन जाए, तो हमें पता चल जाता है बीच में कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड की जब पता चल जाता है कि मौजूद है तो ऑटोमेटिकली कार्बोक्सिलिक एसिड में तो ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन अगर इसी तरीके से, ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट, वो कहता है इसी तरीके से अगर आप अल्कोहल का टेस्ट करो, NO2 का टेस्ट करो, नाइट्रो का, तो वो उनके आप टेस्ट जब प्रेजेंट उनकी कंफर्मेशन हो जाए कि ये नाइट्रो मौजूद है या अल्कोहल बीच में मौजूद है या कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड या कीटोन मौजूद है, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, कीटोन के अंदर, एस्टर के अंदर, इनके आप टेस्ट करो। जब ये इनकी प्रेजेंस शो हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इनके अंदर क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद है तो ऑक्सीजन भी इसका मतलब मौजूद है। अगला वो कहते हैं द श्योर टेस्ट फॉर ऑक्सीजन डिपेंड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट, कि जो श्योर टेस्ट है ऑक्सीजन का डिपेंड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। ये गिवन कंपाउंड के अंदर परसेंटेज वगैरह की, जैसे मैंने आपको बताया कि दो चीजें होती हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वो कहता है कि इसकी जब कंपोजिशन देखी जाए किसी भी कंपाउंड के अंदर कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, तो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन भी होती है कि ये वाली इतनी परसेंटेज में ये ऑक्सीजन मौजूद है, इतनी परसेंटेज में कार्बन मौजूद है, इतनी परसेंटेज में ऑक्सीजन। जब ये पता चल जाए कि इतनी कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन इसकी ये है, तो उससे भी पता चल जाता है ऑक्सीजन मौजूद है। इफ सम ऑफ दीज परसेंटेज फॉल शॉर्ट ऑफ द 100 द रिमाइंडर गिव्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड थस कंफर्म। वो कहते हैं कि फर्ज करो तीसरा मेथड जो है, जो कि लास्ट मेथड है, वो है परसेंटेज कंपोजिशन का। कि फर्ज करो आपने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, कोई भी चीज वो आपने देखी है, शो की है कि ये आ रही है 80% और ये फर्ज करो आ रही है 5%, तो बाकी जो होगी वो कहता है कि अल्टीमेटली 100 पूरा करने के लिए वो कंफर्म है कि वो 15% जो पीछे रह गया वो ऑक्सीजन ही होगा। तो ये ऑक्सीजन की कंफर्मेशन का वो कहता है ये श्योर टेस्ट है और ये पक्का कंफर्म होता है कि ये ऑक्सीजन नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस, अब ये हमारे पास आखिरी टेस्ट हो गया, ये ऑक्सीजन का टेस्ट था। ये तीनों मेथड आपको समझ आ गए कि एक तो टेस्ट है हमने नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में से हीट किया सब्सटेंस को, तो वाटर ड्रॉपलेट्स मैंने कूलर पार्ट में, और ये पक्का टेस्ट नहीं है क्योंकि एब्सेंस में प्रेजेंस में तो वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव दे दे तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मौजूद नहीं है ऑक्सीजन फिर भी, यानी हो सकता है कि ये ऑक्सीजन मौजूद हो लेकिन टेस्ट फिर भी पॉजिटिव ना आया, तो ये सही है। फिर बार वो कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, नाइट्रो वगैरह इनकी प्रेजेंस, इनके टेस्ट वगैरह का आप लोग कर लो, वैसे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन मौजूद है क्योंकि ऑलरेडी इनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। दूसरा वो कहता है कि किसी भी परसेंटेज का पोजीशन देख लो, कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह जितनी भी मकदार आपकी आई है 80%, 5%, तो बाकी जो बात की है वो अल्टीमेटली कंफर्म है कि वो 15% जो बात की वो ऑक्सीजन ही होगी। तो ये तो था ऑक्सीजन का टेस्ट। अब जो बात एक रह गया वो है फास्फोरस का टेस्ट, कि किस तरीके से फास्फोरस की प्रेजेंस होती है, क्योंकि फास्फोरस की मौजूदगी किसी भी कंपाउंड के अंदर किस तरीके से पता चलेगा। तो द सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड स्ट्रांगली विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो अगर हमने फास्फोरस को चेक करना है, फास्फोरस का टेस्ट करना है, तो वो कहता है कि सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस, मैं कह देता हूँ ये वो सब्सटेंस है सॉलिड सब्सटेंस। इसको वो कहता है कि इज हीटेड स्ट्रांगली विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं कहता हूँ इसे हमने फर्ज करो टेस्ट ट्यूब में रखा है किसी भी चीज के अंदर सॉलिड सब्सटेंस, और इसके अंदर हमने क्या डाला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऐड कर दिया और नीचे से बंसन बर्नर के थ्रू से हीट किया, हमने हीटिंग दी है। सॉलिड सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है और सच एज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड
निट्रिक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निट्रिक एसिड, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो दूसरों को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ये जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, इनके साथ हाइड्रोजन मौजूद होती है, तो ये दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं, दूसरों के अंदर हाइड्रोजन ऐड करवा देते हैं। इसी तरीके से जिनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दें, K2Cr2O7, अब इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, दूसरे के अंदर ऑक्सीजन ऐड करवा देते हैं। इसी तरीके से HNO3, 3 ऑक्सीजन मौजूद है, ये 2 ऑक्सीजन दूसरे के अंदर ऐड करवा दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोबारा हमने हीट किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला निट्रिक एसिड एंड मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद एंड पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये वो कहते हैं हमने ऐड किए इसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस के अंदर। द फास्फोरस प्रेजेंट इन द सब्सटेंस हैज ऑक्सीडाइज्ड टू फास्फेट, वो कहते हैं अगर इसके अंदर अगर फास्फोरस मौजूद हुआ है सॉलिड सब्सटेंस के अंदर, अगर फास्फोरस, तो वो क्या होगा, क्योंकि फास्फोरस के साथ जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ऐड किया है तो वो फास्फोरस को क्या करेगा, फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, तो इसके साथ में फिर वो क्या मिलेगा, फॉस्फेट इधर मिल जाएगा। तो द रेजिड्यूज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर बॉयल विद सम एक्सट्रैक्टेड विद वाटर, यानी इसकी वाटर के साथ एक्सट्रैक्शन की जाएगी, वाटर के साथ, एंड बॉयल विद सम निट्रिक एसिड, उससे फिर क्या की जाएगी, इसकी एक्सट्रैक्शन की जाएगी, क्योंकि ये फॉस्फेट बन चुका होगा। इसकी एक्सट्रैक्शन, अब मैं ये बता देता हूँ, ये इसकी क्या की जाएगी, एक्सट्रैक्शन, और इसके अंदर क्या किया जाएगा, फिर इसको बॉयल विद सम निट्रिक एसिड, क्योंकि इसके अंदर निट्रिक एसिड मौजूद है, बॉयल विद निट्रिक एसिड, इसके अंदर निट्रिक एसिड ऐड करके इसे बॉयल किया जाएगा, बॉयलिंग, नीचे से हीट दी जाएगी, उबाला जाएगा, बॉयल किया जाएगा, बॉयल विद सम निट्रिक एसिड एंड देन हार्ड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम मोलिब्डेट इज एडेड टू इट इन एक्सेस। वो कहते हैं इसी के अंदर आपने हार्ड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम मोलिब्डेट को ऐड करना है, अमोनियम मोलिब्डेट, मैं पूरा लिख देता हूँ, अमोनियम मोलिब्डेट, इसका हार्ड सॉल्यूशन बॉयल करने के बाद आपने ऐड करना है, यानी जब इसे हमने बॉयल कर लिए देन हार्ड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम मोलिब्डेट, इसका भी हार्ड सॉल्यूशन यानी सोल्यूशन फॉर्म में इसको ऐड करना है, क्योंकि ये तो पहले ये ऑलरेडी उभर रहा होगा जो सोल्यूशन है जो नीचे, क्योंकि हमने नीचे से हीट दी है, ऊपर से भी हॉट ऐड करना है। येलो कलरेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, तो इधर हमारे पास येलो कलर के क्या बन जाएंगे, कलरेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, जो कि हमें बताएंगे प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस की मौजूदगी बताएंगे, फास्फोरस की प्रेजेंस। ये था, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फास्फोरस की प्रेजेंस किस तरह होगी। सारों से पहले आपने सॉलिड सब्सटेंस लेना है, जिसका जो भी होगा जिसके अंदर फास्फोरस सारी बातें मौजूद होगा, लेकिन हमें नहीं पता, हम वही चेक करेंगे इसके अंदर फास्फोरस मौजूद है यानी, तो यानी फास्फोरस हमने सॉलिड सब्सटेंस लिया, वही उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया स्ट्रॉन्ग, जो कि जैसे कि निट्रिक एसिड हो गया या और सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट का भी ऐड किया और इसे हीट किया, और फिर क्या होगा, फॉस्फेट वो फॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका होगा, उसकी फिर हमने करनी है वाटर के थ्रू उसकी एक्सट्रैक्शन करनी है, वाटर के थ्रू उसके एक्सट्रैक्ट करना है, फिर हमने निट्रिक एसिड उसके अंदर डाल देना है और बॉयल करना है और हीट करना है, यानी उसे निट्रिक एसिड उसी के अंदर डाल देना है, और जब वो हीट हो चुका होगा, बॉयल हो चुका होगा, फिर उसे उबलता हुआ हमने हार्ड सोल्यूशन अमोनियम मोलिब्डेट का इसी के अंदर ऐड कर देना है, और अगर वो सोल्यूशन येलो प्रेसिपिटेट नीचे डेवलप हो गए तो वो हमें पता चल जाएगा कि ये फास्फोरस मौजूद है। अब हमारे पास एक आखिरी रह गया डिटेक्शन ऑफ मेटल के, पता किस तरह चलता है कि बीच में मेटल मौजूद है इस के अंदर या मेटल मौजूद नहीं है, जैसे कि सोडियम हो गया या कोई और मेटल है। द सब्सटेंस इज स्ट्रांगली हीटेड इन अ क्रूसिबल प्रेफरेबली ऑफ प्लैटिनम टिल ऑल द रिएक्शन सीजेज, यानी वो कहता है कि अगर हमने किसी भी डिटेक्शन मेटल को डिटेक्ट करना है, डिटेक्शन ऑफ मेटल की अगर डिटेक्शन करनी है, तो वो कहता है कि उस सब्सटेंस को इतना ज्यादा हीट करो, जो भी सब्सटेंस है इतना ज्यादा उसे नीचे से हीट करो, यानी इतना ज्यादा हीट करो कि हीटिंग क्रूसिबल के अंदर प्रेफरेबली ऑफ प्लेटिनम का, फर्ज करो मैं कहता हूँ ये प्लेटिनम का क्रूसिबल है, प्लेटिनम का ये क्रूसिबल है,
प्लैटिनम का इसलिए क्योंकि अगर किसी और चीज़ का क्रूसिबल लिया है ग्लास का तो वो तो जारी बात है ग्लास ही टूट जाएगा, नीचे से ज़्यादा हीट हमने दिया तो, क्योंकि ग्लास का भी एक खास मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो हीट के अंदर ग्लास ही टूट जाएगा वो तो। लेकिन हमने नीचे से हीट किया प्लैटिनम के क्रूसिबल के अंदर, क्योंकि जारी बात है ये थोड़ा हार्ड होता है और ये टूटेगा नहीं जितना मर्जी हम हीट करें, और इसके अंदर जो सब्सटेंस होगा तो वो क्या होगा, ये इसने ज़्यादा हीट करने के रिएक्शन पूरे का पूरा रुक जाए, सीज हो जाए, टिल ऑल द रिएक्शन रुक जाए, स्टॉप हो जाए। इनकम्बस्टिबल रेजिड्यू, यानी जो बाकी जो चीज़ जो होगी वो तो सारी जाएगी जल। फर्क करो, मैं कहता हूँ ये सब्सटेंस था, ये क्रूसिबल था, तो ये जो सब्सटेंस था ये वाला था, उसमें से इतना जो हिस्सा है वो तो गया जल, ये जल गया। बाकी ये वाला जो हिस्सा जो है जो कि रह गया इनकम्बस्टिबल, जो कि कम्बस्ट नहीं हुआ, जला नहीं है, इनकम्बस्टिबल जो हिस्सा है इसका रेजिड्यू इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ मेटल इन द सब्सटेंस। तो इसका मतलब है कि ये जो हिस्सा है ये था मेटल, क्योंकि जारी बात है मेटल का मेल्टिंग पॉइंट वो ज्यादा होता है, तो मेटल ही है जो जला नहीं है। तो बाकी क्योंकि मेटल को ज्यादा हीट जारी बात चाहिए होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, आपस में बॉन्ड मजबूत होते हैं, तो हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बाकी जो कि जो सब्सटेंस था वो कार्बन हाइड्रोजन था, उसके बॉन्ड वीक थे तो वो टूट गए, मेल्ट हो चुके हैं और वो जल गया रिएक्शन, और बाकी जो था रिएक्शन रुक चुका है वो चीज जल गई, बाकी जो बच गई वो थी मेटल। The residue is extracted with dilute acid। जो ये वाला रेजिड्यू है इसको क्या किया जाता है, फिर इसको डाइल्यूट एसिड से, इसी के बाद में लिख देता हूँ इसी के ऊपर, क्योंकि ये तो पुराना है जैसे फास्फोरस का टेस्ट। ये जो रेजिड्यू हमारे पास बच चुका है जो कि मेटल है, मेटल को हम क्या करेंगे, मेटल के अंदर हम एसिड डाल देंगे। ये जो रेजिड्यू हमारे पास ये तो था हिस्सा जो कि जल चुका है, ये वाला हमने हिस्सा इसका लिया है जो कि रेजिड्यू है जो कि बच चुका था, इसको हमने डाला है इसके अंदर एसिड जो कि डाइल्यूट एसिड है। एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, जैसे कि कंसंट्रेटेड HCl हो गया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। एक होता है डाइल्यूट जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है, वाटर उसमें मौजूद होता है, सारी बात है वो डाइल्यूट होता है, तो उसका सोल्यूशन एसिड डालना है। एंड द सोल्यूशन इज टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक रेडिकल, और इसकी फिर टेस्टिंग की जाती है, फिर हमारे पास मेटल का रेडिकल हमें पता चलता है, क्योंकि मेटल रेडिकल जो होते हैं, जो सोडियम फास्फोर हो गया, लिथियम हो गया, तो ये रेडिकल ही जारी बात है इन्होंने, क्योंकि इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए इनको रेडिकल कहा गया, इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक रेडिकल बाय यूजिंग द सिंपलेस्ट स्कीम एम्प्लॉयड फॉर इनऑर्गेनिक साल्ट्स। तो एक इनऑर्गेनिक की साल्ट की स्कीम वगैरह होती है जिससे मुख्तलिफ लिथियम मेटल, सोडियम मेटल और मुख्तलिफ मेटल की प्रेजेंस वगैरह शो होती है। तो इनऑर्गेनिक की स्कीम एक होती है, बेसिक एंड एसिड और बेसिक रेडिकल वगैरह साल्ट की भी स्कीम होती है मुख्तलिफ। तो मेटालिक स्कीम होती है, उसके थ्रू फिर पता चलता है कि ये वाला मेटल मौजूद है या नहीं। तो मेटालिक रेडिकल की जो स्कीम है उसके थ्रू हम ये देख लेंगे कि ये कौन सा मेटल बीच में मौजूद है। तो ये था चैप्टर आप लोगों का, और ये चैप्टर 15 जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लास 12 का, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। और ये इसका सोसाइटी साइंस टेक्नोलॉजी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, मोस्ट शुगर, सम अल्कालॉइड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्कालॉइड्स नेचुरली कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, हम टर्पिनॉइड्स, द लार्ज क्लास ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ एसोप्रीन यूनिट्स। ये क्विनीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट और एनिमल्स में से कौन से हासिल की जा सकते हैं, जैसे कि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स वगैरह में पड़े जाते हैं, क्विनीन वगैरह होगी, मॉर्फिन वगैरह होगी, ये हासिल की जाती है। चिंचोना बार ट्री, यानी मलेरिया के लिए मुख्तलिफ क्विनीन की जो होती है वो मलेरिया के लिए इस्तेमाल होती है, क्विनीन जो ट्री वगैरह होता है। इसी तरीके से निकोटीन जो होती है, मेंथोल, कैम्फर वगैरह इसी तरीके से कैम्फोरा ट्री से हासिल की जाती है। उसके बाद जो र्यूटिन होता है ये ऑरेंज वगैरह से, सिट्रस स्पीशीज से हासिल की जाती है, लेमन वगैरह हो गया, ग्रेप, ऑरेंज वगैरह से। उसके बाद वो कहते हैं करकुमिन जो होती है ये टर्मेरिक्स वगैरह से हासिल की जाती है। कैफीन वगैरह होगी। CNS स्टिमुलेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम टी, कॉफी, कोकोआ प्लांट। इसी तरीके से एक ब्रोमेलिन है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एंटी इन्फ्लेमेशन वगैरह यानी जो दर्द वगैरह को, पेन किलर, इन्फ्लेमेशन वगैरह को, सूजन वगैरह को ख़त्म करे, तो वो हासिल किए जाते हैं ऑब्टेन फ्रॉम अनानास से। अनानास जो पाइन एप्पल का ट्री है उससे हासिल किया जाता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम हाइड्रोकार्बन्स वगैरह पढ़ेंगे।